अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है। मुझे मेरी एक फ्रेंड से पाक 7 चैनल के बारे में पता चला, जिस पे मैंने एक बहुत अच्छा शो देखा जिसका नाम है सखी सहेली। आजकल के दौर में हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या राइट्स हैं, हमारे क्या हकूक़ हैं, हमें कैसे एम्पावर रहना है और आजकल के दौर में हमारी बेटियों को कैसे आगे बढ़ना है और कल्चर में रहते हुए, कल्चर के क़वानीन को मानते हुए अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है और अपने राइट्स को बखूबी सरअंजाम देना है। तो मैं आपको और आपके जानने वालों को सबको ये शो रिकमेंड करूँगी ताकि आप अपने बेटों को, बेटियों को इवन दैट नहीं लड़कियों को लेकिन लड़कों को भी ये दिखाएँ ताकि उनको ये नॉलेज हो कि जो उनकी बहनें हैं, जो उनकी माएँ हैं, जो उनकी बेटियाँ हैं, उनके क्या राइट्स हैं। ताकि ये नॉलेज सब में बढ़े और हमारी बेटियाँ किसी भी चीज़ से कम ना रहें। शुक्रिया। मैं उस्मा आशिक सखी सहेली शो में आप तमाम देखने वालों को सलाम पेश करती हूँ। ख़ास तौर पे मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते पसंद करते हैं और अपनी राय हमें भेजते हैं। इसी तरह आप जानते हैं कि सखी सहेली शो में हम ख़वातीन के मसाइल पर बात करते हैं। आज जिस मसले पे हम बात करेंगे वो भी ख़वातीन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसला है, जो कि है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी प्यारी सखियाँ। जी नादिया, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सुनाएँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि हम किसी न किसी एक्सपर्ट को भी बुलाते हैं और अपनी ऐसी किसी सखी को बुलाते हैं जो अपनी मालूमात हमसे शेयर करती हैं और इसी तरह जो सखियाँ हमें ख़तूत भी भेजती हैं, उनके भी जो सवाल होते हैं, उनको उससे रिलेटेड जवाबात मिलते हैं। इसीलिए हमने अपने साथ बुलाया है अपनी सखी शीबा को। प्रोफ़ेशनली ये नर्सिंग ऑफ़िसर हैं और जहाँ तक मैं जानती हूँ, ये मेडिकल आईसीयू भी मैनेज करती हैं। इसके अलावा इनकी कुछ स्पेशलाइज़ेशंस भी हैं, साथ-साथ शेयर करते रहिएगा हमें, अपने बारे में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि आज का टॉपिक ख़ास तौर पे आपके फ़ील्ड से ही रिलेटेड है कि ख़वातीन जब ख़ास तौर पे आफ्टर डिलीवरी से पहले बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन या चैलेंजेस या इमोशनल चीज़ें फ़ेस कर रही होती हैं, कुछ सोशल फैक्टर होते हैं, कुछ फैमिलियल फैक्टर होते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनकी हेल्थ से रिलेटेड भी होती हैं और नफ्सियात से रिलेटेड भी होती हैं। तो क्या-क्या चैलेंजेस हैं जो आफ्टर बेबी वुमन जो हैं वो फ़ेस करती हैं? उस्मा, आपने बहुत अच्छे टॉपिक पे बात शुरू की है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इसको कहते हैं और ये जो है इसमें जो मदर है वो फेस कर रही होती है आफ्टर गिविंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड, कि उसमें वो किस किस फेज से गुजर रही होती है। मोस्टली लोग इस चीज़ को एड्रेस ही नहीं करते। हमारी सोसाइटी में तो इस चीज़ को शायद लोग इतना ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व ही नहीं करते, लेकिन ये एक बहुत चैलेंजिंग टॉपिक है और इसमें सिर्फ मदर ही सफ़र नहीं कर रही होती, फादर भी जो है इस चीज़ से जो है वो फेस कर रहा होता है, इसमें सफ़र कर रहा होता है। और ये इसमें मतलब इसमें आप कह सकती हैं कि मदर को एंजाइटी होती है और हुँ, बेबी की जैसे ही एक बेबी आपकी गोद में आता है तो एकदम सारी लाइफ चेंज हो जाती है। तो वो उस सारी जो फेजेज़ हैं, जिसमें उसमें मूड स्विंग है उसके, एंग्ज़ायटी हो रही होती है, डिप्रेशन उसको हो रहा होता है, आपकी बॉडी चेंजेज़ हो रही होती हैं, हार्मोनल चेंजेज़ हो रही होती हैं, आपकी बॉडी इमेज डिफरेंट हो गई होती है बिल्कुल। ये सारी चीज़ें मिलके डिप्रेशन कॉज़ कर रही होती हैं या कर सकती हैं। ऐसे ही राइट। हस्बैंड के लिए, फादर के लिए भी ये होता है कि वो एकदम से फाइनेंशियल चेंज आ जाता है। आपकी घर में जितना भी आप ज़िम्मेदारियाँ बढ़ हाँ, जाती ज़िम्मेदारियाँ हैं। बढ़ जाती हैं, हुँ। आपको टाइम देना पड़ता है, आप स जॉब मैनेज करनी होती है, तो इसलिए ये फादर भी उस चीज़ में से गुज़र रहा होता है, सिर्फ़ मदर ही नहीं, फादर भी। एग्जैक्टली और प्रेशर भी तो होता है फैमिली का। जी नादिया, आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे सोशल फैक्टर जहाँ पे ऑब्वियसली बेबी का आना एक ब्लेसिंग होता है, ऑब्वियसली फैमिलीज बहुत सेलिब्रेट कर रही होती हैं, मिठाइयाँ बांटते सब कुछ करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सोशल फैक्टर ऐसे भी जुड़े होते हैं जिसमें लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स या एनजाइटी या डिप्रेशन इस तरह की चीज़ें भी पैदा होती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, क्या क्या सोशल फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं इस सिचुएशन में? देखिए एक तो फिज़िकली बहुत ज़्यादा चेंजेस आए होते हैं। हुँ, ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी जो आपके हार्मोन की स्ट्रीम्स बड़ी होती है, हुँ, अब उसने आहिस्ता-आहिस्ता कम होना है। आपने हुँ। देखा होगा अक्सर या ख़वातीन क्या होती हैं डिलीवरी के बाद डिप्रेशन में जाके अफ़सुदा-अफ़सुदा रहती हैं, बहुत परेशान रहती हैं।
क्योंकि उनके जो बॉडी के अंदर कार्टिसोल का लेवल बढ़ा होता है, हम्म, तो इस वजह से उसको डिक्रीज होने में टाइम लगेगा। वो वैसे भी अगर आप देखें कोई भी नॉर्मल पर्सन मेडिकेशन लॉन्ग टर्म लेगा, हार्मोन से राइट, ऑफ रिलेटेड है कोर्स। या कुछ एलर्जी मेडिसिन हैं, हम्म, तो वो हार्मोन ये इंक्रीज कर जाता है बॉडी में, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक फीमेल है जो एक प्रॉपर 1 साल के प्रोसीजर से गुजरी है, वो उस हार्मोन इम्बैलेंस को जो उसकी बॉडी में हो रहा होता है अभी राइट, नॉर्मल नहीं हुआ, राइट। तो उस प्रोसीजर के अंदर उसके मूड स्विंग्स होते हैं। हम्म, एक तो रात में बच्चा कभी भी उठ जाता है क्योंकि राइट, बच्चा अभी डे और और उसको लाइट भी का, रेस्ट भी चाहिए, मदर हाँ, को भी। डे लाइट का भी उसको हम्म, डिफरेंस नहीं पता चलता, हम्म, वो वक्त के साथ साथ मैनेज करता है बच्चा भी। हम्म, तो वो माँ को कभी रात को उठना पड़ा है, कभी अर्ली मॉर्निंग बच्चा, वो सारा दिन बच्चा सोता है, रात को वो जागता है, हम्म, तो वो फिर पेरेंट्स की रूटीन वैसे ही नहीं होती क्योंकि उन्होंने दिन में काम करने होते हैं, राइट। फिर रात में वो बच्चे के साथ जागते थे, जिसकी वजह से और वो चिड़चिड़ापन आ जाता है। और यही वो फ्रेज होता है जहाँ पे सारों को, औरत को सपोर्ट करनी है, क्योंकि फादर भी उस पर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, क्योंकि अगर माँ कहेगी ना अब मैंने नहीं उठा तुमने उठना है, तो वो उसमें क्या कर डिवाइड कर लेते हैं काम। राइट, बाप सारा दिन काम भी करके आ रहा है और रात को काम बच्चे को भी संभाल रहा है, माँ भी संभाल रही है, तो इस वजह से इस फ्रेज के अंदर दोनों ही सफर कर रहे होते हैं। नादिया, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि मैं अपनी एग्जांपल आपको दूंगी। जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं खुद इतनी एंशियस थी और मुझे लगता था कि मैं एंजाइटी की पेशेंट बनती जा रही। मैं उसको बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व करती थी। मेडिकल में थी तो इवन मेरे डॉक्टर जो कुलीग्स थे वो कहते थे कि सिस्टर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि आप मेडिकल में हैं, आप मदर बन के देखें, एक मेडिकल फील्ड के बंदे होके ना देखें। तो लेकिन इसमें सारे सिनेरियो में मेरी जो फैमिली थी बहुत कोऑपरेटिव थी। हमने ना ड्यूटीज़ लगाई हुई थी। अगर मैं सो रही हूँ तो मेरे हस्बैंड देखते थे उसको, जब वो सोते थे मेरी सिस्टर इन लॉ देखती थी, जब उन्होंने रेस्ट करना होता था फिर मेरी सिस्टर देखती थी। मतलब इस तरह से हम 4 लोग थे घर में और हम चारों ने ड्यूटीज़ लगाई हुई थी कि हमने कैसे उसको टेक केयर करना है। तो ये अगर फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करती है इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी, कि आपकी फैमिली आपको किस तरह से ऑन करिए, आपको, बेबी को। अच्छा, ये भी तो एक कल्चरल एक फैक्टर है कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे कहते हैं कि हमने भी तो बच्चे पैदा किए। अच्छा, एक मेरे जहन में बात आ गई बड़ी इंपॉर्टेंट, गुफ्तगू चल रही है तो क्यों ना हम आवाम की राय ले लें। जी बिल्कुल। जी, शामिल करते हैं आवाम की राय, देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मेरा भी बड़ा फेवरेट सेगमेंट है आवाम की राय, तो आइए देखते हैं आवाम इस बारे में क्या कहती है कि वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में कितना जानती है। और लड़की का जो प्रेगनेंसी टाइम, उसके बाद बच्चों का एक फैक्टर गुजरता है, उसके बाद जो एक पीरियड होता है उसमें डिप्रेशन होती है। वो डिप्रेशन बड़ी डेंजरस होती है उसकी हेल्थ के लिए, उसकी सोशल लाइफ के लिए, जो कि उसको बहुत से लोग नज़रअंदाज करते हैं। और अगर वो कह दे कि मैं परेशान हूँ या मैं इस चीज़ को लेके स्ट्रेस में हूँ, तो उसको ड्रामेबाज या और तरह के अलकाबाज से नवाजा जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन हमारे यहाँ बहुत कॉमन होता जा रहा है और लोग इसकी बिल्कुल अवेयरनेस नहीं दे रहे हैं, इसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वुमेंस में यूजुअली पोस्टपार्टम टेन्योर में बहुत ज़्यादा एक हार्मोनल चेंजेस की वजह से, एग्जॉस्शन की वजह से और डिमांड ऑफ मदरहुड की वजह से बहुत सारा एक डिप्रेशन, एक स्ट्रेस और एनजाइटी लेवल बढ़ जाता है। और हमारे यहाँ इस चीज़ पर इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है कि हाउ टू कंट्रोल दिस डिप्रेशन एंड हाउ टू care the mental and the hormonal problems of the woman who is facing these kind of issues, right? तो हमारे यहाँ चूंकि इस चीज़ों को बहुत इग्नोर किया जाता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ऊपर जाती जा रही हैं। हमारी काउंसलर्स के पास अपॉइंटमेंट्स के ढेर लगे हुए हैं, साइकेट्रिस्ट डील करते जा रहे हैं वुमेन्स को, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ हमारी एक कम्युनिटी ऐसी भी है जो कि इस मामले को कोई मामला समझती नहीं है, कोई प्रॉब्लम समझती नहीं है। दे डोंट इवन केयर कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन नामी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी कर रही है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है एंड एवरीबडी शुड केयर ऑफ देयर वुमेन्स। अगर आपकी वुमेन का आप ख्याल रखते हैं तो आपकी नस्लें संवर जाती हैं। लोगों को यही होता है कि शायद ये एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है, जैसे हमारी माओं ने पैदा कर लिए वहीं वैसे ही औरतों ने, बच्चों ने भी पैदा कर लेनी है। अच्छी राय थी काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोगों ने इन्फॉर्मेटिव भी बताया। ऑब्वियसली हमारे इतना कॉमनली तो नहीं पता चीज़ों का, लेकिन जिनको पता है उनको पता है। लेकिन मेरा कंसर्न ये ज़्यादा होता है कि पब्लिक किया जाए, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा लोगों को बताया जाए। तो शिबा, आप इस बारे में क्या कहेंगी जो आवाम ने, जिनको नहीं पता?
उस्मा इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस है इस बारे में, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी अवेयरनेस इस बारे में। तो जब औरत का मूड स्विंग है या वो सैड फ़ील कर रही है, तो उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा, मतलब उसको कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा कि भई ये क्यों है। तो वो फिर ये डिप्रेशन जो है वो लॉन्ग टर्म होता जाता है, जो बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम्स का अच्छा, बाइस मुझे बनता है। एक केस याद आ गया। एक कम्युनिटी थी वहाँ पर, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे लोग ज़्यादा ना, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं, इस तरह की फैमिलीज थी, और वो एक घर में बहुत ज़्यादा अफराद रहते हैं। तो मुझे लगा कि मैं ये स्टोरी शायद यहाँ शेयर कर दूँ कि वो जो खातून थी उस घर में, जब वो बिल्कुल नियर टू डिलीवरी थी, तो उसने कहा कि मतलब मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। तो उसके हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं, ये बहाना कर रही है। उसके बाद इतना नुकसान हुआ कि उसका जो बेबी था उसकी बिफोर बर्थ डेथ हो गई। वो जो औरत थी ना, उसके बाद वो ट्रॉमा में चली गई, और वो बिल्कुल भी अपने हस्बैंड से जो थी ना पैचअप नहीं कर रही थी, और वो ट्रॉमेटिक मतलब एक्सपीरियंस में थी ऑलरेडी। तो इस तरह की भी तो सिचुएशन है ना, मतलब जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस है वहाँ पे इस तरह के भी केसेस हैं कि लोग मतलब नहीं प्रॉपरली डील करते और मैनेज और हैंडल करते। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, लाइक क्या होना चाहिए? देखिए, अगर लॉ देखें तो जर्नल अवेलेबल है, हम्म मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 का, हम्म या लुनेसी एक्ट है। हम्म अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से की जा सकती है कि देखिए, ये कोई डिजीज़ नहीं है, राइट। परमानेंट डिजीज़ नहीं है। हम्म क्योंकि हम लोग समझते हैं कि डिप्रेशन हो गया, अब ये पागल हो गया। हम्म पागल नहीं है ये, एक फ्रेज़ है, उसकी बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है। फेज है, हाँ। अब वो एनवायरनमेंट भी हो सकती है, हम्म या उस वहाँ के लोग भी हो सकते हैं। तो हम्म आपको जो एज ए एक्सपर्ट, मैं तो यही कहूँगी कि अब हमारे पास केसेस भी आते हैं, क्योंकि ये वाला वो फ्रेज होता है कि जब आपके अंदर अनबन बनना शुरू हो जाती है, आप एक दूसरे को समझ नहीं रहे होते। तो बच्चे के बाद फीमेल की वैसे ही केयर करनी पड़ेगी जैसे बच्चे की आप कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल, उसके अंदर उसको भी बहुत ज़्यादा हाँ ज़रूरत है। चीज़ें जो हैं, वो कुछ ऐसे प्रोसीजर से गुजरी हैं जो कि हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। क्योंकि वो एक माँ ही बता सकती है, ना मर्द समझ सकता, ना दूसरी औरत समझ सकती, जब तक कि वो उस प्रोसीजर से खुद ना गुजरे। सबके बॉडी रिक्वायरमेंट और बॉडी चेंजेस भी फ़र्क होते हैं। कुछ फैमिलीज में तो अब देखें एक्सेप्टेंस की बात है कि लाइक बहू को बड़ा एक्सेप्टेंस, और वो इस तरह की सिचुएशन के अंदर सेलिब्रेशन डेज मना लिए हैं, बेबी शावर है, जेंडर रिवीलिंग स्टार्ट हो गया है, हमारे पुराने कल्चर में गोद भराई। तो आई थिंक ये हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स है, इसको सेलिब्रेट करें और लेटर ऑन भी केयर भी उसका पार्ट रखें, इंस्टेड ऑफ के बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए और ये कहा जाए कि ये कोई हम भी तो इस फेज़ में से गुजरे हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंस है ना। आप इस बारे में ज़्यादा बता सकती हैं कि हर कोई डिफरेंटली रिएक्ट करता है, हर कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस करता है, हर एक की बॉडी मैकेनिज्म डिफरेंट होती है। हाँ, उसमें मैं बताना चाहूँगी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन ही कि हर औरत गुज़रती है इस मरहले में से। ये नॉर्मल भी, कई लोग बहुत इसको एन्जॉय करते हैं इस सारे टाइम को, और ये कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि न्यूली मदर होती हैं, समटाइम वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती हैं कि बेबी एक ज़िम्मेदारी उन पे अच्छा, पड़ गई है। रिसेंटली मुझे इंडिया की एक हाँ। मूवी भी याद आ गई है, हाय पापा वाली, जिसमें वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से पहले खुद गुजरी होती है, फिर वो मदर बनती है। अच्छा, आपके पास तो ऐसे बहुत केसेस आते हैं कि राइट आफ्टर बर्थ बच्चे आपके पास आ जाते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। तो मदर्स क्या एप्रीहेंशंस शो करती हैं उसमें और क्या मसाइल होते हैं जो उसमें इतने बेबीज आ ज़्यादातर जाते जो हैं? बच्चे हमारे पास मतलब डिलीवरी के बाद आते हैं कि महीना हो गया है, 15 दिन हो गए हैं, बिल्कुल ठीक फ़ीड ले रहा था। उसमें वही जो मैंने बताया कि बर्प नहीं सही तरह कराया होता, वो सुला देती हैं, बच्चा फ़ीड इनहेल इन्हेल कर कर लेते जाता है। हैं। ज़्यादा निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया, इस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं जो मदर्स को नहीं इतना पता होता। तो उसमें ये कि जो घर में एक कोई बड़ा होता है, बुज़ुर्ग का होना तो एक ब्लेसिंग ही है। सच में तो वो गाइड करते रहते हैं। फिर उसमें ये है कि जैसे मदर्स हो गई है और फ़ीड कराते-कराते इस तरह के इंसिडेंट्स ज़्यादा आते हैं मोस्टली। राइट। अच्छा, मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन है नादिया, तो सखी का एक ख़त लेंगे, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी, आप भी ज़हन में रखिएगा, बर्थ रजिस्ट्रेशन के हवाले से, और साथ में इसके जो वैक्सीनेशन काइंड ऑफ, और ये बल्कि शिबा पोलियो का भी थोड़ा बताइएगा इसमें। ठीक है। आप इसके बाद बात करेंगे। मैं चाहूँगी कि पहले हम सखी का ख़त पढ़ लें। राइट। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सखियाँ हमें ख़त लिखती हैं जिसमें अपने मुख्तलिफ मसाइल हमसे शेयर करती हैं,
और हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हें कोई हल उसका बताएं। तो आइए जानते हैं कि हमारी सखी ने हमें क्या खत लिखा है। नाजरीन, ये सखी हमें लिखती हैं, मेरा ताल्लुक सरगोदा से है। मेरी शादी को कुछ महीने हो गए हैं और कुछ अर्सा पहले मुझे खुदा ने एक प्यारी सी औलाद से नवाजा है, लेकिन मेरे बच्चे की पैदाइश के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आ गई हैं। मुझे लगता है कि मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हूँ। मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा है, पर किसी भी चीज़ में मुझे कोई खुशी महसूस नहीं होती। मुझे बहुत दुखी और बेकरार महसूस होता है। मुझे अपने बच्चे को देखकर खुशी नहीं होती और मैं अकेला और नाकाम महसूस करती हूँ। मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं और पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरे अंदर किसी से भी अपने दिल की बात बताने का हौसला नहीं है और मैं अपने ख़ानदान और दूसरों को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहती। पर मैं रोज़ बरोज़ डिप्रेशन के दलदल में डूबती जा रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और मैं अकेली खुद को इस मसले से नहीं निकाल सकती। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई मशवरा या सलाह है जो मुझे इस मुश्किल वक्त में मदद कर सके तो ज़रूर मुझे बताएं। कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से बेहतर बना सकती हूँ। आपकी सखी। नाजरीन, इससे पहले कि इस खत के बारे में मैं अपनी सखी शीबा या नादिया से बात करूं, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपनी सखी का ख़त पढ़ा था, तो आइए देखते हैं कि शीबा और नादिया इसके बारे में क्या कहती हैं। जी शीबा, आप इस सखी को क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं उसको ये कहूँगी कि एक्सेप्ट करे इस चीज़ को। सम टाइम मदर्स बेबी को ही ऑन नहीं कर पाती। जब वो फर्स्ट टाइम माँ बनती हैं, बेबी उनकी गोद में आता है, तो वो डिनाइल फेज़ में ही होती हैं। तो पहले तो सबसे पहले एक्सेप्ट करे। दूसरा ये कि वो अगर ये भी कह रही हैं कि मेरी फैमिली अच्छी है, इन-लॉज़ वाले अच्छे हैं, तो ऑब्वियस कोई ना कोई तो होगा जिससे वो बात करेंगी। तो पहले ये कि अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस मिले, उनसे बात करें। अगर वो किसी और से नहीं शेयर करना चाहती, मेरे ख्याल में वो उनकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे अगर वो एजुकेटेड फैमिली है। तो फिर भी अगर उनको लगता है कि मतलब ये वो नहीं मैनेज कर पा रही इस तरह, तो बेहतर है कि वो किसी माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करें। राइट। जी नादिया, आप इस बारे में क्या कहेंगी? लाइक इस सखी को क्या बताना चाहेंगी? जी, बिल्कुल शीबा ने ठीक कहा है कि आप अपने फैमिली को पहले इमीडिएट जो फैमिली है आपकी उनसे बात करें। फिर भी अगर आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर पा रहे, हुँ। इसके अलावा आप मेडिटेशन करें, रिलैक्स करें, थोड़ा-सा अपने आप को घर से हुँ। बाहर माहौल के चेंज नॉर्मल करें। समझें, हो सकता है हाँ, कि वो सोचती हों कि पता नहीं अब मेरे ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं या हाँ, मेरी बिल्कुल। ज़िंदगी बदल गई है, शायद पहली ज़िंदगी से मैं कट ऑफ हो गई हूँ, वैसी लाइफ़ नहीं रहेगी। इवन कि वो कहते हैं कि शायद वो फिज़िकली चेंज आ गया, मैं हुँ। मोटी हो गई हूँ, वो कपड़ों में भी एडजस्ट नहीं हो रही होती, ये हुँ। भी एक चीज़ वो हो शुरू सकती। में थोड़ा होता है हुँ, कि आप बिल्कुल मतलब प्रेशराइज़ हो जाते हो, हुँ, क्योंकि आप टोटली बेबी 24/7 आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मदर के साथ ही राइट। रहना है, बार-बार बच्चा फीड के लिए डिमांड कर रहा है, बार-बार उसका पैम्पर चेंज करना पड़ रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि ट्रिपल टाइम ज़्यादा हो गई होती है, तो वो मुश्किल हो जाता है चीज़ें मैनेज करना। और आई थिंक हमारे कल्चर में तो वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें बड़ी हेल्प मिल जाती है, जैसे नानी है, दादी है, लाइक फैमिली में कोई बड़ा है और वो लुक आफ्टर करने में अगर खाला, हुँ। फूफो सब हेल्प कर रहे हैं, इवन कि पाकिस्तान से तो बाहर देखें तो माँ हुँ, को स्पेशल वो पैसे देते हैं बच्चों की इस टाइम के एग्ज़ैक्टली।
केयर करने बिल्कुल, के लिए। यस। तो ये है कि आपने ही अपने बच्चे की माँ ही केयर कर सकती है, कोई दूसरा या तीसरा पर्सन नहीं आके कर सकता। अच्छा, जैसे आप तो मतलब हुँ। गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो आपको ये इस तरह के फंड्स मिलते हैं बेबीज़ जब होते हैं या नहीं, फंड्स तो अ, ऐसे नहीं कोई हॉस्पिटल को सॉरी तो नहीं ये थोड़ा मिलेंगे। मदर को छुट्टी पर्सनल मिल है। जाती है, ये चलो एक यही एक ब्लेसिंग है, लाइक मदर को एज़ छुट्टी इफ मिलती है। इन्होंने बाहर की बात की तो बाहर तो एक बड़ा अच्छा उनका सिस्टम सिस्टम है है। कि वो जब बेबी डिलीवर होना है या थ्रू आउट एंटीनेटल हस्बैंड ने साथ ही जाना है, इवन डिलीवरी के टाइम भी साथ जाना है, वो और फिर ताकि वो हस्बैंड को पता हो कि औरत ने क्या क्या बेयर किया है, वो भी उतना ही कंसर्न हो अपने बेबी के डिलीवरी साथ। रूम के अंदर। आई हाँ, थिंक उनका वैसे भी तो एक फैमिली सिस्टम है ना, जहाँ पर मतलब कि लाइक ज़रूरी है कि मतलब हमारा तो कुछ कल्चर आई थिंक इसमें बैरियर्स हैं। बैरियर्स हैं एज सच। तो वैसे तो फादर, आपको याद है हमारे एक खालू भी फेंट हो गए थे जब उनकी लास्ट बेबी पैदा हो रही थी, तो उनको लगा मेरी वाइफ मुश्किल में आ गई है, तो जब डॉक्टर ने बताया कि वाइफ मुश्किल में आपकी लाइक डेंजर है उसके लिए, तो मेरे खालू ही बेहोश हो गए थे सुन के। लाइक केयरिंग होते हैं फादर भी, लाइक हमारे कल्चर में भी नहीं ऐसे होते है, हैं, मगर सिस्टम फादर है की एक। बहुत ज्यादा हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है, जहां तक मैं समझती हूँ फादर की जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है, क्योंकि उसको फिर ये पता है कि मैंने अपनी बीवी के लिए भी मतलब उसको भी सपोर्ट करना है फाइनेंशियली भी, बेबी के लिए भी, आगे पे उसकी जनरेशन बढ़ रही है, तो पूरी फैमिली का प्रेशर होता है, तो राइट, मुझे लगता है कि मर्द पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं बिल्कुल। औरत की अच्छा, निस्बत। आई थिंक हमारी इस सखी को अगर हम मशवरा दें कि हमारे नफ्सियात से रब्ता करें, और कंसल्टेंट हैं ऑब्वियसली, कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि फ्री सर्विसेज देती हैं, ख़ास तौर पे माँ और बच्चे से रिलेटेड मसाइल पे, जैसे यूनिसेफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करता है डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, यूनिसेफ के हैं या WHO के कैंप्स होते हैं डिफरेंट, वो लगाते हैं ताकि वो ऐसी औरतों की हेल्प करें। अच्छा, इसके अलावा बर्थ रजिस्ट्रेशन है और वैक्सीनेशन है, इसका क्या स्टेटस है राइट नाउ इन पाकिस्तान? देखिए जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके डॉक्यूमेंटेशन बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल वाले भी बच्चे का वालिदैन के नाम से लिख देते हैं और वहीं पे कार्ड बना कर देते हैं। बिल्कुल। उसके बाद आपने नादरा के पास जाके या अपनी कंसर्निंग यूनियन काउंसिल के अंदर जो नादरा का बूथ है, वहाँ पे आपने बच्चे की रजिस्ट्रेशन करानी है। उसके लिए प्रॉपर लॉ अवेलेबल है। बर्थ जो लॉ है, मैरिज डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रार बैठा होता है, तो राइट। उसने वो डाटा कलेक्ट करके उसके वो लिखते जाना है, क्योंकि ये डाटा कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक तो बच्चे के आगे जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होनी है इसी के बेस पे होनी है, और गवर्नमेंट ने भी असेसमेंट करनी है कि अब आबादी इतनी होगी, हमें इतने वसाइल चाहिए मुझे वो और उसको बेहतर बनाने के बाइबल लिए का वाक्य याद आ गया, मर्दमशुमारी वाला। हज़रत यीशु मसीह के पैदा होने से पहले वो सारी वो सेंसिस का प्रोसेस चल रहा था, और वो नाम लिखवाने गए थे, और बिल्कुल फिर उसके बाद उसकी वो नाम रखवाने के लिए भी गए थे, मतलब पहले मतलब ओल्ड शुरू से ही आ रहा है। एंशियंट टाइम से, मतलब एक सेंसिस का प्रोसेस या वो जो एक नाम लिखवाने का वो सिस्टम था वो था, और यही अब बर्थ रजिस्ट्रेशन है कि एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो जहाँ पे पता हो कि भी आपका आबादी बच्चा कितनी है हो उसका। गई। यहाँ तक कि कई दफ़ा बच्चियाँ हमारी जो हैं गर्ल्स जब मैट्रिक में पहुँचती हैं तो पेरेंट्स के ID कार्ड की वजह से मैट्रिक पास नहीं कर पाती, क्योंकि उनका बे फॉर्म नहीं बनता, नहीं एग्जैक्टली। और देखिए लड़कियाँ अनएजुकेटेड रह नहीं जाती वे हैं। फॉर्म बनाना जरूरी है, इसलिए कि देखिए आप इससे आपकी वो बनेगा फैमिली ट्री, कि आपके प्रॉपर्टी राइट क्या है बनेंगे, उसी से डिफाइन होंगे कि राइट। कल को अगर खुदा जब पेरेंट्स की डेथ होती है, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है, वो तो होनी है, तो वहां पे वो ये ना कहीं पे महरूमी ना आ जाए, लीगल महरूमी, कि वो उनको किसी भी राइट से डिप्राइव ना कर दिया जाए। कुछ अच्छा, खवातीन है इसमें उनकी एजुकेशन का भी तो कितना रोल है ना, कि जैसे ख़वातीन ऑब्वियसली इन प्रॉब्लम से गुजरती हैं, अगर वो एजुकेटेड होंगी तो वो शायद रेजिलियंस उनकी ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि इन इमोशनल चीज़ों को तो पता है, उन्हें अपनी करियर को भी देखना होता है, क्योंकि उसको पता होता है मैंने ठीक होना है, मैंने वापस जॉब ज्वाइन करनी है, उसकी एक मोटिवेशन रहती है कि मैंने काम पे वापस जाना है, या मैंने मेरी जिम्मेदारियां हैं, तो शायद इस तरह से वो अपने रोल को जल्दी समझ एक्सेप्ट पाती कर है। लेती है। और मैं बिल्कुल। बात कर रही थी कि इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी राइट है, फिर आपकी फैमिली जब बननी है, एक
ट्री से दूसरे ट्री में फीमेल ने जाना है, राइट। तो वहाँ पे भी उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, क्योंकि उसका बच्चा उसके नाम से मंसूब हो हम्म जाएगा। उससे हम्म पहले उसकी शादी रजिस्टर होगी तो ही बच्चा उस पे आएगा, और बच्चे की भी फिर आगे डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियसली पेरेंट्स पे ही आइडेंटिटी। चलनी और है। हमारी चर्चिस में कितना हम्म अच्छा मतलब सिस्टम है कि लाइक वो एक बर्थ की जो जब सेलिब्रेशन होती है, क्रिस्टनिंग क्रिश्चनिंग वगैरह होती है। होती है, क्रिस्टनिंग और उसमें फिर पूरी ऑडियंस ये करती है प्रॉमिस कि हम इस बच्चे के लिए दुआ करेंगे। पेरेंट्स आते हैं तो फिर वो प्रेयर का कमिटमेंट करते हैं कि हम इस बच्चे की परवरिश अच्छी करेंगे, प्रेयर करेंगे। तो आई थिंक हमारा फेथ जो भी है वो भी हेल्प करता है डिप्रेशन को कम करने में, और आगे बढ़ने में, औलाद की परवरिश में एक पॉजिटिव जो है वो फैमिली का भी रोल आ जाता है। हमारा बिलीफ सिस्टम भी हमें हेल्प कर रहा होता है कि हम एज अ ब्लेसिंग बच्चे को रिसीव करें। अच्छा, तो शीबा मैं आपसे वैक्सीनेशन के हवाले से भी पूछना चाहूँगी। अच्छा, आई थिंक नादिया पहले आप बात ख़त्म कर लें जो आप बताना चाह रही थी लॉस से रिलेटेड। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन की बात आप कर रही हैं, तो माँ-बाप के लिए लाज़मी है कि बच्चों के लिए जो प्रॉपर वैक्सीनेशन है, वो बच्चों को दिलवाई जाए। जैसे वो खसरे की होती है, फिर वो हुँ, दूसरी पोलियो की होती है, क्योंकि पोलियो का मसला फिर से पाकिस्तान में जड़ पकड़ना शुरू हो हुँ, गया है, तो ये ज़रूरी बिल्कुल। है। नादिया अच्छा। मैं बताना चाहूँगी अ, बड़ी सहूलत कर दी है गवर्नमेंट ने ये कि ये फ्री वैक्सीनेशन है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। जितने भी हुँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे फ्री वैक्सीनेशन है। एट बर्थ से लेके जितने महीनों तक वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन कार्ड देते हैं। उसमें वो पहले से गाइड कर देते हैं एट बर्थ जब वो इंजेक्शन बीसीजी के इम्पोर्टेंट मतलब पहले पहले मंथ में लग जाता है, मतलब हुँ, फर्स्ट डे से आप 1 वीक के अंदर-अंदर लगा सकते हैं। 1 मंथ तक भी लग सकता है। हुँ, लेकिन बेटर है कि आप पहले लगा लें। तो उसके साथ वो आपको कार्ड दे देते हैं, हिफाज़ती टीकों का कार्ड। तो हुँ, उसमें वो साथ-साथ गाइड करते जाते हैं कि अब आपने 1 महीने बाद आना है, इसको ये टीका लगेगा, 2 महीने बाद दूसरे महीने में ये लगेगा, छठे हुँ, महीने में ये लगेगा। वो हुँ, प्रॉपर उसमें एक चार्ट बना होता है, हुँ, जिस पे वो साथ टिक करते जाते हैं कि इसमें ये वैक्सीन हो गई है बच्चे की, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो लोग इसके वैक्सीनेशन नहीं नहीं। कराते, उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं मतलब मैं हॉस्पिटल में देखती हूँ हमारे पास मीज़ल्स के बच्चे अभी भी आते हैं, डिप्थीरिया के बच्चे अभी भी आते हैं, और टेटनस के पेशेंट्स आते हैं। तो बहुत से एरियाज़ में तो अवेयरनेस ही नहीं है अभी तक लोगों को, और बहुत से लोग रिफ्यूज़ल दे देते हैं। अब जैसे पोलियो की कैंपेन चलती है, हुँ, हुँ, और हुँ, गवर्नमेंट का बड़ा ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि वो लोग डोर टू डोर वो जा रहे होते हैं बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ पे नहीं भी लोग पहुँच सकते हैं, वो जाते हैं। लेकिन ये जो ये आप पोलियो केसेस की बात कर हुँ, रहे हैं, मोस्टली उन एरियाज़ से ये बच्चे आते हैं, जहाँ पे वो लोग पोलियो की वैक्सीन की टीम को घुसने ही नहीं देते। बिल्कुल। वहाँ पे राइट। उनको वो कहते हैं कि भई चले जाओ, और उनके साथ मतलब वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते। तो अभी भी पोलियो हमारे कंट्री से तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये है कि अगर लोग इनिशिएटिव लेंगे, जिनको हुँ। अवेयरनेस है, एक-दूसरे को गाइड करें, एक-दूसरे को बताते रहें, तो अच्छा, एक लास्ट कमेंट और हुँ। उसके बाद मैं चाहूँगी कि हम अपने प्रोग्राम को ऑब्वियसली टाइम कम है। अम, जैसे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो उनकी वुमेन के लिए साइकोलॉजिकल सर्विसेज़ के लिए क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि अगर वो आफ्टर मतलब बेबी या वैसे कोई साइकोलॉजिकल अगर मसला है, तो कैसे वो जा सकती हैं, अप्रोच कर सकती हैं, और उनके चार्जेज़ वगैरह क्या होते हैं? क्या सिस्टम होता है? देखिए उसमें गवर्नमेंट में तो ऐसे कोई चार्जेस नहीं है, मतलब हुँ, आप ओपीडी में जाएं, स्लिप बनवाएं, आपको वो फैसिलिटेट करते हैं डॉक्टर, और करेंगे भी। और प्राइवेट है कि जो लोग कहीं प्राइवेट जाना चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, हुँ। तो उनके लिए भी कोई इजी है, वो जा सकते हैं। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट में हर जैसे हर डिपार्टमेंट होता है, जैसे हमारे कार्डियक कंसल्टेंट्स होते हैं डिपार्टमेंट है, जैसे। कंसल्टेंट होते हैं, कार्डियक का है, न्यूरो का हुँ, है, नेफ्रो हुँ। का है। इसी तरह साइकोलॉजी का भी एक अलग से साइकेट्री का, डिपार्टमेंट हाँ है। वो होता है, उसमें नहीं, नहीं। साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, हुँ। साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं, तो वो फिर उनको गाइड करते हैं, जैसे अच्छा, और भी रेफ़र भी एजुकेट कर ऑब्वियसली करते हैं, कि देते रेफर हैं। भी कर बहुत देते हैं। हाँ सारे जी। खतूत भी मुझे लगता है कि सम टाइम ऐसी जगहों से आ रहे होते हैं कि जहाँ पे इन एरियाज़ में इन फैसिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन या अगर हों तो अवेयरनेस नहीं होती। थैंक यू सो मच शीबा, आपकी बहुत प्रेशियस टाइम का जो आपने हमें दिया। कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, थैंक यू उज़्मा कि आपने मुझे अपने इस शो में इनवाइट किया। मैं देखती थी जब इसको टीवी पे, तो मैं मुझे बड़ा शौक होता था कि मैं भी कभी जाऊँ इसमें,
लेकिन थैंक यू, मेरी वो एक जो ख्वाहिश थी अंदर ही अंदर, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को ज्वाइन नहीं, करके। आपका आना हमारे लिए बाइस से बढ़कर थैंक यू है। सो थैंक यू मच, सो थैंक मच। यू। और नादिया, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ऑब्वियसली आपने हर एक मतलब टॉपिक पे बात की और अपनी माहिराना राय हमें दी है। तो डेफ़िनेटली अगर कोई इस तरह का केस आता है कि जैसे हमें लगता है कि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो डेफ़िनेटली हम आपको पूछते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, तंग करते रहेंगे। और नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी कम्युनिटीज़ में रहते हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये सर्विसेज ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। अगर आप जाएं ओपन ओपीडीज़ में तो आपको इस तरह नफ्सियाती सर्विसेज भी मिल सकती हैं। नफ्सियाती हेल्प लेना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, या इसके साथ इसमें किसी नफ्सियाती प्रॉब्लम में गुजरना कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम्स है जो अर्ली स्टेज पे हैंडल हो सकती हैं, जिनकी हम रोकथाम कर सकते हैं। बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो फ्री सर्विसेज भी दे रहे हैं, क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी ही इन चीज़ों के ऊपर प्रोजेक्ट कर रही है, जैसे पहचान करती है, सर्च फॉर जस्टिस के पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। इसी तरह यूनिसेफ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जिसमें माँ और बच्चे की सेहत पे बहुत काम किया जाता है। तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। अगर अवेयरनेस नहीं तो डेफ़िनेटली हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे कि आप कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ से अवेयरनेस ले सकते हैं। जिन शहरों पे आप मौजूद हैं वहाँ की जो करीबी सर्विसेज हैं उनसे हम आपको मुतारिफ़ करा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच हम पे ट्रस्ट करने का, हमें अपने खतूत भेजने का और हमसे पूछने का। तो हम तो यही चाहते हैं कि वो दिल की बात जो आप किसी से नहीं कर सकते, एज अ सखी होते शायद आपके पास कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं जिनसे आप अपने दिल की बात कर सकें, शेयर कर सकें। आप ज़रूर हमारे साथ बात करें, हम आपके लिए मौजूद हैं। और थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं शीबा और नादिया आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।